तो हेलो दोस्तों, राहुल सिंह ओनली स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सर्कुलर मोशन, बोले तो वृत्तीय गति। इम्पोर्टेंट मैं आपके लिए टॉपिक लेकर आया हूँ। मैं कह रहा हूँ आप 20 मिनट के लिए रुक जाइए, आपको किंग बना दूंगा फिजिक्स में। इस चैप्टर का किंग बना दूंगा। किंग क्या होता है कि एक एक कॉन्सेप्ट को यहीं पर रटा दूंगा। देखते जाइए सर्कुलर मोशन होता क्या है, और सर्कुलर मोशन एकदम बेसिक लेवल से पढ़ाऊंगा कि सर्कुलर मोशन कितने प्रकार का होता है और सर्कुलर मोशन किसे कहते हैं। बोले तो वृत्तीय गति। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके पार्ट 1 की, और इसमें पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे हम? सबसे पहले पढ़ेंगे हम इंट्रोडक्शन, बोले तो परिचय। ओके, यहाँ तक क्लियर। अब देखो, आपका आता है पहला पॉइंट कि वृत्तीय गति किसे कहते हैं। मतलब मेरा मतलब वृत्तीय गति होती क्या है। देखो, सबसे पहले आपका पहला पॉइंट है वृत्तीय गति, बोले तो सर्कुलर मोशन इसे इंग्लिश में कहते हैं। ओके, अब देखो, अधिकांश टीचर क्या करते हैं कि सर्कुलर मोशन चैप्टर को मोशन चैप्टर के अंतर्गत ऐड कर देते हैं। बट ये अपना एक ऐसा चैप्टर है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। जब आप साइकिल स्टैंड करते हैं या बाइक स्टैंड करते हैं, तो यही कॉन्सेप्ट लागू होता है बाइक स्टैंड और साइकिल स्टैंड में। ओके, तो देखो, आप साइकिल स्टैंड करना भी यहाँ से सीखेंगे। बट आज नहीं, आज की क्लास तो आपके लिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ओनली परिचय। इसमें आपके लिए एक फॉर्मूला डिवाइड कराऊंगा मैं डेरिवेशन के साथ। तो मैं बिना टाइम बर्बाद किए इस क्लास को चालू कर रहा हूँ। तो देखो, वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। कितनी प्रकार की होती है वृत्तीय गति? वृत्तीय गति दो प्रकार की होती है। ओके, तो देखो, यहाँ से आगे मैं समझाता हूँ आपके लिए वृत्तीय गति होती क्या है। देखो, वृत्तीय गति होती है दो प्रकार की, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। अब देखो, एक समान वृत्तीय गति होती क्या है। मैं एक आपके लिए इस फिगर को काम में लेता हूँ, एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति के लिए। देखो, मैंने इसको मान लिया एक ओ बिंदु, यानी ओरिजिन मूल बिंदु ओ। यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी दूरी कितनी है? कैप स्मॉल आर। कितनी दूरी है? स्मॉल आर। ओके, और मैंने यहाँ से लेके इस बिंदु से लेके इस बिंदु तक की दूरी दे दी मैंने ए। इसको नाम दे दिया मैंने ए। ओके, ये दूरी हो गई आपकी ये। ओके, जब यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए है, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, किसी वस्तु को लेकर मैं चारों ओर इसके घुमाऊंगा। तो मैं यहाँ से शुरू करूंगा किसी वस्तु को प्रारंभ करने के लिए। तो यहाँ से मैंने वस्तु का वेग कराया, तो यहाँ से लेके यहाँ तक वस्तु का वेग हो गया, मैंने मान लिया इस पॉइंट ए, इसको मैंने मान लिया पॉइंट ए। और यहाँ पर मैंने वस्तु को रोक दिया। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ए। तो ए, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ए, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई? ए। तो टोटल दूरी ए और ये 2a हो गई। यहाँ तक क्लियर। उसके बाद मैंने वस्तु को यहाँ से गति करना प्रारंभ कर दिया। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है, और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी आर है। तो बीच में थीटा एंगल बनेगा। क्या बनेगा? थीटा एंगल। दोबारा से, एक मिनट, दोबारा से देखो, मैं आपके लिए एक सेपरेट फिगर बनाता हूँ, तब आपके लिए समझ आता हूँ कि सेपरेट फिगर से क्या होता है। देखो, ये है आपका ये सर्कुलर मोशन का वृत्त। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब तो आपके लिए क्लियर हो जाएगा। तो देखो, अब देखो, मैं इसके अंतर्गत आपके लिए एक सर्कुलर मोशन के अंतर्गत एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति को कंफ्यूजन दूर करता हूँ। देखो, मैं आपके लिए एग्जांपल लेता हूँ। देखो, मैं यहाँ पर खड़ा हूँ, ये है इसका ओरिजिन मूल बिंदु ओ। ओरिजिन मूल बिंदु ओ, ये इसका मध्य बिंदु है ओ। ओके, मैंने यहाँ पर खड़ा हूँ, मैं किसी वस्तु को या किसी कण को लेकर खड़ा हूँ। जैसे ही मैं किसी वस्तु को यहाँ से लेकर यहाँ तक गति कराऊंगा, यहाँ से शुरू करूंगा मैं गति कराना, तो वस्तु का वेग यहाँ पर प्राप्त होगा। वस्तु का वेग यहाँ पर प्राप्त होगा। मैंने इसको नाम दे दिया दूरी आर, और इसको भी नाम दे दिया मैंने दूरी आर। यानी ओ बिंदु से ये हो गया आपका ए बिंदु, और ये हो गया आपका बी बिंदु। ओके, ए बिंदु से बी बिंदु तक की दूरी। अब देखो, ओरिजिन मूल बिंदु ओ से लेके ए तक की दूरी कितनी है? आर। ओके, और ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है? आर। तो दूरी बराबर है। और इस यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी में कितना परिवर्तन हुआ? ये हुआ डेल्टा आर का, क्योंकि मैंने वस्तु को यहाँ से लेके गति कराया है यहाँ तक। ओके, ये आपका कंफ्यूजन यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और मैं आपके लिए आगे भी इसको समझाऊंगा। ओके, यहाँ तक क्लियर। और वस्तु बी वेग से गति कर रही है। किससे? बी वेग से गति कर रही है। ओके, यहाँ तक क्लियर। बी वेग से गति कर रही है वस्तु। अब देखो आगे क्या होता है इसमें। अब देखो, मैं डेफिनेशन से समझाता हूँ इसको, और मैं आपके लिए एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे, एक और एग्जांपल, ये आपका सूर्य देवता है, और ये है आपकी पृथ्वी। ये आपकी पृथ्वी, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी एक निश्चित दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रही है। चक्कर लगा रही है कि नहीं? बिल्कुल लगा रही है। दीर्घवृत्ताकार पथ में सूर्य के चारों ओर क्या लगा रही है? पृथ्वी चक्कर लगा रही है। ओके, दीर्घवृत्ताकार पथ में। अब देखो, ये पृथ्वी है, ये आपकी क्या है? अर्थ, बोले तो पृथ्वी। उसके बाद ये आपका सूर्य अंकल। ओके, बोले तो सन। अब देखो, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी है, मैंने मान ली आर। मतलब कंपेयर कर सकते हैं आप एक समान वृत्तीय गति के लिए और असमान वृत्तीय गति के लिए। अब देखो, यहाँ पर आता है आपका पॉइंट एक समान वृत्तीय गति, बोले तो यूनिफॉर्म मोशन।
ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एक समान वृत्तीय गति की बात करेंगे हम। एक समान वृत्तीय गति वो होती है जो किसी सर्कुलर मोशन के मध्य बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहे, नियत लगाती रहे, कांस्टेंट वेलोसिटी से उसके चारों ओर चक्कर लगाती रहे, वो आपकी क्या कहलाती है? देखो मैं आपके लिए जैसे ही इस मार्कर को चला रहा हूँ तो ये नियत चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बिल्कुल कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, ना तो कहीं पर रुक रहा है, ना तो कहीं पर कम हो रहा है, बिल्कुल एकदम कांस्टेंट है, नियत है। तो ये होती है आपकी एक समान वृत्तीय गति। यदि मार्कर चेंज करता हूँ, यदि आपका ये मार्कर इस प्रकार से यहाँ पर चले जाए और यहाँ पर इसकी सांसें कम हो जाए, यहाँ पर फिर गति और तेज कर दे, फिर यहाँ पर इसकी सांसें कम हो जाए, यहाँ पर इसकी सांसें और कम हो जाए, यहाँ पर ये गति मोशन कर दे, यानी रुक रुक कर मोशन करे इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो वो होती है आपकी असमान वृत्तीय गति। क्या होती है? असमान वृत्तीय गति। यानी वृत्त के मूल बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर यदि एक समान गति कर रही है तो वो आपकी एक समान वृत्तीय गति कहलाएगी। यदि अनियत चाल से गति कर रही है, अनियत वेग से गति कर रही है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? असमान वृत्तीय गति। ये होता है कॉन्सेप्ट। ओके, अब देखो मैं आपके लिए आगे बढ़ता हूँ, आगे इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है। देखो डेफिनेशन में भी वही लिखा हुआ है जो मैंने आपके लिए बताया है। सबसे पहले आपका दे रखा है एक समान वृत्तीय गति का। क्या दे रखा है? एक समान वृत्तीय गति, बोले तो यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अब देखो इस डेफिनेशन को पढ़ते जाइए, डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? डेफिनेशन में सीधे सीधे लिखा हुआ है, सीधे सीधे पूछ रहा है आपके डेफिनेशन में। देखो जब कोई कण क्या, जब कोई कण क्या, कण एकदम, एक मिनट मार्कर चेंज करते हैं इसके लिए। तो देखो जब कोई कण, जब कोई कण उसके चारों ओर, एक मिनट ये क्या हो रहा है? ये एक मिनट देखो, अब यहाँ से ये पैक हो गई। अब देखो अब मैं बताऊंगा आपके लिए एक समान वृत्तीय गति क्या होती है। देखो डेफिनेशन में क्या लिखा हुआ है? जब कोई कण एक निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता है तो उसकी गति एक समान वृत्तीय गति कहलाती है। मैंने इनमें गैप नहीं दिया है इसलिए मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, क्योंकि ये मैं इस पर चलाऊंगा तो ये मिट जाएगा, इसलिए मैं इससे दूर चला रहा हूँ मार्कर को। तो देखो दोबारा से, जब कोई कण उसके चारों ओर किसी बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर एक वृत्तीय पथ पर नियत कांस्टेंट चाल से चलता है तो उसकी गति क्या कहलाती है? एक समान वृत्तीय गति। देखो मार्कर को देखो, कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, बिल्कुल स्मूथ चल रहा है, तो ये आपकी क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन। क्या कहलाएगी? यूनिफॉर्म मोशन, बोले तो एक समान वृत्तीय गति। उसके बाद है असमान वृत्तीय गति। असमान वृत्तीय गति क्या कहती है? देखो असमान वृत्तीय गति कुछ भी नहीं है। देखो इसे समझाने के लिए तो मैं एकदम लंदन टॉप समझाऊंगा इसे। देखो एकदम बेसिक लेवल से समझाऊंगा, इसको मैं रफ करता हूँ। अब देखो क्या होती है? अब देखो असमान वृत्तीय गति क्या होती है, बोले तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन। देखो जब कोई कण, जब कोई कण निश्चित बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वृत्तीय पथ पर अनियत चाल से चल रहा है, फिर रुक गया, फिर चल रहा है, फिर रुक गया। जैसे आप दौड़ने जाते हैं शाम के टाइम, तो आप पहले तो एक साथ ज़्यादा भाग लेते हैं। एक साथ इतनी दम होगी आप में, इतनी पूरी दम लगा दोगे आप, एक साथ भागोगे। फिर आपकी साँसें फूल जाएँगी तो आप रुक-रुक करके भागोगे, रुक-रुक करके भागोगे। मतलब वो आपका क्या होता है? वो आपका असमान वृत्तीय गति होता है। मतलब जैसे आप रुक गए, फिर चल रहे हैं, फिर रुक गए, फिर चल रहे हैं। ऐसे ही क्या करता है, बिंदु को केंद्र मानकर उसके चारों ओर वेलोसिटी v वेग से अनियत चाल से चलता है, तो वो आपकी क्या कहलाएगी? असमान वृत्तीय गति। ओके, अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं एकदम फुर्ती के साथ। अब देखो, अब मैं आपके लिए समझाऊँगा दूरी और विस्थापन। एक डेरिवेशन आएगा आपके लिए इम्पोर्टेंट। देखो, आपके समझ में तो आ गया होगा। देखो, मैं आपके लिए दोबारा इस कन्फ्यूजन को दूर करता हूँ। ठीक है? इस कन्फ्यूजन को और मतलब शुरू से दोबारा दूर करूँगा। देखो, क्या होता है? मैंने आपके लिए लिया एक सूर्य, उसके बाद मैंने ले लिया एक पृथ्वी। देखो, सीधे-सीधे मैं आपके लिए बता रहा हूँ कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर एक निश्चित कक्षा में उसके चारों ओर v वेग से चक्कर लगा रही है, इस प्रकार से। v वेग से चक्कर लगा रही है। यदि v वेग से चक्कर लगा रही है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लगा रही है, तो वो आपकी यूँ समझो एक समान वृत्तीय गति। एक समान वृत्तीय गति बोले तो यूनिफॉर्म मोशन। यदि रुक-रुक के चक्कर लगा रही है उसके चारों ओर, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, इस प्रकार से, तो वो यूँ समझो पक्का असमान वृत्तीय गति है। ओके, यही कहलाती है क्या? एक समान वृत्तीय गति और असमान वृत्तीय गति। ठीक है? जैसे एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ये आपका क्या है? नाभिक। ये आपका क्या है? मतलब ये आपका क्या है? परमाणु। परमाणु के अंदर नाभिक, ठीक है?
नाभिक मेरा मतलब नाभिक के अंदर क्या उपस्थित होता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, क्योंकि परमाणु का समस्त नाभिक उसके नाभिक के केंद्र में उपस्थित होता है। ठीक है? और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन एक निश्चित त्रिज्या की वृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है। दीर्घवृत्ताकार पथ में चक्कर लगा रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से लगा रहा है। तो अभी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहते हैं तूने क्या काम किया है? कुछ भी नहीं किया है, और हमेशा इसके द्वारा किया गया कार्य 0 होता है। देख लो, मतलब उसकी सुरक्षा कर रहा है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो भी मतलब कोई भलवंसा ही नहीं है। इलेक्ट्रॉन नियत कांस्टेंट वेलोसिटी से इसके चारों ओर चक्कर लगा रहा है। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? असमान एक समान वृत्तीय गति। असमान नहीं, एक समान वृत्तीय गति। ओके, कंफ्यूजन दूर हो गया होगा, मुझे पूरी उम्मीद है। अब मैं चलता हूँ दूरी और विस्थापन की तरफ। अब आता है आपका, 1 मिनट में आपके लिए इसको थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जूम करते हैं आपके लिए थोड़ा और स्पष्ट तरीके से समझा सकें। अब देखो, अब आता है आपका दूरी और विस्थापन। विस्थापन को इंग्लिश में कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट। और दूरी को कहते हैं डिस्टेंस। डिस्टेंस। ओके, यहाँ तक क्लियर? डिस्प्लेसमेंट तथा डिस्टेंस। अब देखो, यहाँ पर आता है आपका फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट में सीधे सीधे दे रखा है विस्थापन तथा दूरी। ठीक है? अब देखो, आपके लिए कुछ थ्योरी लिख रही है, और थ्योरी में क्या लिख रखा है देखो। थ्योरी को जूम करते हैं, 1 मिनट, इसे भी जूम करते हैं, जूम के साथ पढ़ेंगे। अब देखो, सीधे सीधे दे रखा है थ्योरी में, और थ्योरी में क्या देखो, थ्योरी कह रही है कि जब वृत्तीय गति करता है कोई कण, तो टी समय में स्थित ए से बी तक केंद्र पर थीटा कोण, जैसे चित्र में दिखाया गया है, वो चित्र नीचे आपके लिए पहले थ्योरी पढ़ लीजिए, दर्शाया गया है और अंतरित करता है। हम देखते हैं कि स्थिति सदिश आर वेक्टर होता है। स्थिति सदिश आर वेक्टर, इसे कहते हैं हम आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड वृत्त की त्रिज्या बोले तो रेडियस के बराबर होता है, और नियत बना रहता है। अर्थात आर वन वेक्टर मॉड ऑफ इक्वल आर टू वेक्टर मॉड ऑफ बराबर में आर होता है, तथा पोजीशन वेक्टर की दिशा टाइम पर चेंज होती रहती है। अब देखो, ये थ्योरी क्या कहती है, क्या ये सत्य थ्योरी? तो इसे समझने के लिए आप डायग्राम की हेल्प लेंगे। तो देखो, डायग्राम आपका आ गया है, नीचे की तरफ डायग्राम दे रखा है, 1 मिनट। अब देखो, ये है आपका डायग्राम। अब इस डायग्राम को आपने समझ लिया तो यूं समझो आपके हाथों में ये डेरिवेशन बेसिक लेवल से समझ में आ जाएगा। अब देखो, इसे समझने के लिए आपको ये डायग्राम समझ में आना चाहिए। देखो, ये है आपका पूरा वृत्त, ये आपका क्या है? पूरा वृत्त है, पूरा वृत्त है। ठीक है? यहाँ तक क्लियर? पूरा वृत्त है। मैंने इसका मध्य बिंदु मान लिया ओ, यानी ओरिजिन मूल बिंदु ओ। ओरिजिन मूल बिंदु ओ से लेके बिंदु ए तक की दूरी कितनी है? आर वेक्टर। आर वेक्टर है। उसके बाद जैसे ही बिंदु ए से किसी कण ने इनिशियल वेग से गति करना प्रारंभ किया, तो उस बिंदु की पोजीशन ए से बी तक प्राप्त हुई, और ओ से लेके बी तक की दूरी कितनी है? आर टू वेक्टर। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा। यदि हम देखें ए और बी के मध्य की दूरी में कितना परिवर्तन हुआ है, हमें सबसे पहले ज्ञात करना है डिस्प्लेसमेंट बोले तो विस्थापन। सबसे पहले हमें डिस्प्लेसमेंट ज्ञात करना है, सीधी सी सिंपल सी बात है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या कहता है? डिस्प्लेसमेंट कहता है कि इनिशियल इनिशियल और प्रारंभिक बिंदुओं के मध्य की दूरी डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। तो ये आपकी क्या है? इनिशियल दूरी, और ये आपकी क्या है? फाइनल दूरी। यानी ये आपकी क्या है? प्रारंभिक, और ये आपकी क्या है? अंतिम। अंतिम। और विस्थापन को हम लिखेंगे परिवर्तन। ठीक है? डेल आर वेक्टर। अब देखो, अब मैं यहाँ से आपको डेरिवेशन की सीढ़ी फर्स्ट पर चढ़ा रहा हूँ। अब देखो, डेरिवेशन में चालू कर रहा हूँ, बहुत ही खतरनाक डेरिवेशन है इसका। यदि आपको ये समझ में आ गया ना, तो ये समझो फिक्स, ये आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो अब देखो, मैं आपके लिए समझा रहा हूँ। सबसे पहले डिस्प्लेसमेंट समझते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट क्या है। ओके, अब हम देखेंगे कि बिंदु ए और बिंदु बी तक कण का विस्थापन कितना है। मैं आपके लिए बता देता हूँ, बिंदु ए और बी के मध्य कण का विस्थापन है डेल्टा आर वेक्टर। डेल्टा आर वेक्टर। ओके, ये है आपका कण का विस्थापन। मैं आपके लिए समझा रहा हूँ, ये है आपका कण का विस्थापन। यदि हमने क्या देखना है, डेल्टा आर की वैल्यू देखनी है, तो डेल्टा आर आर टू माइनस आर वन होगा, क्योंकि सबसे पहले ज़्यादा वैल्यू आती है, ज़्यादा हमसे कम को घटाया जाता है, क्योंकि बिंदु ए से लेकर बी तक की दूरी हमें ज्ञात करनी है। ओके, तो डेल्टा आर की वैल्यू निकालनी है हमें। डेल्टा आर की वैल्यू निकालने के लिए हमें डेल्टा आर वेक्टर करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, क्योंकि ये है आपका यहाँ से बिंदु ए से लेकर बी तक का डिस्प्लेसमेंट, ये है आपका डेल्टा आर वेक्टर। ओके, थोड़ा मार्कर ऐसा ही है, कन्फ्यूजन है थोड़ा, इसलिए आप एडजस्ट कर लेना। तो डेल्टा आर की वैल्यू हमें निकालनी है। सीधी सीधी सिंपल सी बात है, डेल्टा आर की वैल्यू कितनी है? आर टू माइनस आर वन, ये आपकी दूरी। ओके, ओ से
ओ से लेके बिंदु ओ से बी तक और ओ से ए तक की दूरी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ये आपका क्या आ गया डिस्प्लेसमेंट, बोले तो विस्थापन। कितना आ गया r डेल्टा r वेक्टर माइनस r1 डेल्टा r वेक्टर बराबर में r2 माइनस r1। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको ये क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब देखो ये आपका मैंने मान लिया फर्स्ट समीकरण। क्या मान लिया? समीकरण नंबर फर्स्ट। ओके, यहाँ तक क्लियर? यस, ओके। अब देखो मैं इसको एक बार रफ करता हूँ, फिर आपके लिए इस समीकरण को लिखता हूँ। ओके, तो देखो मैं आपके लिए स्पष्ट तरीके से लिख देता हूँ यहाँ पर ऊपर ही ऊपर डेल्टा आर वेक्टर बराबर में r2 वेक्टर माइनस r1 वेक्टर। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब देखो यदि मैं इस डेल्टा आर वेक्टर को हटाऊंगा, सिंपल सी बात है, आपने मतलब वेक्टर चैप्टर में पढ़ा होगा आपको कंपोनेंट करना, मैंने आपके लिए सिखाया था कि कैसे किया जाता है। मैंने आपके लिए यदि नहीं पता हो तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डली हुई है, आप देख सकते हैं उसको। और पूरी प्लेलिस्ट बना दी है मैंने 11th फिजिक्स की, आप देख सकते हैं, कोई रोकने की बात है नहीं है। ठीक है, अब देखो मैं इस पे थे मतलब वेक्टर हटाऊंगा तो डेल्टा आर वेक्टर अंडर रूट चढ़ जाएगा, अंडर रूट चढ़ के इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो होल स्क्वायर, अब मैं इस पे से वेक्टर को हटा दूंगा तो होल स्क्वायर हो जाएगा आपका r1 का होल स्क्वायर प्लस में r2 का होल स्क्वायर। ओके, माइनस में 2 r1 वेक्टर r1 और r2, उसके बाद आ जाएगा cos थीटा, cos थीटा। यहाँ तक क्लियर? मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था r बराबर में, r का मैग्नीट्यूड निकलवाया था मैंने वेक्टर चैप्टर में, r बराबर में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा। ए की जगह पर और बी की जगह पर क्या काम कर रहा है r1 और r2, कुछ भी नहीं है, इजी है कॉन्सेप्ट। यहाँ तक क्लियर? अब मैं इसको डायरेक्ट लिख रहा हूँ एक बार। ओके, इसको रफ करके, क्योंकि जगह नहीं है यहाँ पर। ओके, देखो, अब देखो सबसे पहले मैंने आपके लिए क्या लिखाया था, डेल्टा आर बराबर में अंडर रूट क्या है r1 का होल स्क्वायर प्लस में r2 का होल स्क्वायर माइनस में 2r1 r2 cos थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर? cos थीटा। अब देखो यहाँ से आगे समझने के लिए आपको क्या करना होगा, तो देखो मैंने आपके लिए ये समीकरण लिख दिया है, डेल आर इक्वल अंडर रूट r1 का होल स्क्वायर प्लस में r2 का होल स्क्वायर माइनस में 2r1 r2 cos थीटा। अब देखो मैंने आपके लिए पहले डेफिनेशन मैंने आपके लिए बताया था, डेफिनेशन में सीधे सीधे लिखा हुआ था कि r1 बराबर में r2 बराबर में r1 के बराबर है, यानी r1 वेक्टर बराबर में r2 किसके बराबर है, r के बराबर है। ओके, अब मैं क्या करूंगा, r1 की जगह पर ओनली r रखूंगा और r2 की जगह पर r लिखूंगा। सो ये आपका क्या हो जाएगा, डेल r बराबर में डायरेक्ट लिखूंगा मैं तो 2r स्क्वायर हो जाएगा। देखो r1 मतलब r1 की जगह पर r का होल स्क्वायर प्लस में r2 की जगह पर r और r का भी होल स्क्वायर, तो 2r होल स्क्वायर हो जाएगा, 2r का होल स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर? आई होप आपको क्लियर होगा। उसके बाद है यहाँ पर r1 की जगह पर r और r, तो कितना हो जाएगा, वही 2r स्क्वायर। उसके बाद क्या हो जाएगा, cos थीटा की जगह पर cos थीटा ही लिख जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ cos थीटा। ओके, यहाँ तक क्लियर? अब मैं डायरेक्ट इस समीकरण को लिखूंगा क्योंकि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है इसको लिखने के लिए। ठीक है, अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब देखो 2r स्क्वायर माइनस 2r स्क्वायर सेम है, तो मैं कॉमन ले सकता हूँ यहाँ से। अब देखो कॉमन लूंगा मैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मैं कॉमन लूंगा, इसको मैं रफ कर रहा हूँ। ठीक है, अब मैं रफ कर दिया मैंने इसको। अब देखो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, इसको डायरेक्ट लिखने के लिए डेल आर बराबर में मैं कॉमन लूंगा, उसमें थे क्या 2r स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, बिल्कुल कॉमन ले लिया। उसके बाद बचा आपका 1 माइनस का cos थीटा। क्या बचा, cos थीटा। अब देखो 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, 1 माइनस cos थीटा का एक फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को मैं लिखा देता हूँ 2r का होल स्क्वायर। फॉर्मूला होता है इसका इनटू में 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर? ये होता है इसका फॉर्मूला। अब देखो डेल आर वेक्टर में बराबर में कितना आ गया, अंडर रूट 2r स्क्वायर इंटू 2, ये इसका फॉर्मूला है, किसका, ये इसका फॉर्मूला है 2 साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में 2। ओके, अब देखो 2 दूनी 4 होते हैं, अब मैं इसका गुणा कराऊंगा, 2 दूनी 4 और 4 का वर्ग कितना होता है 2, सिंपल सी बात है, तो अंडर रूट को मैं हटा दूंगा, इस पे से भी होल स्क्वायर हट जाएगा, और 2 दूनी 4, 4 होते हैं, 4 का वर्गमूल कितना होता है 2 होता है, क्लियर सी बात है। उसके इसके बाद इस साइन थीटा बटे होल स्क्वायर हट जाएगा, जैसे ही अंडर रूट हटेगा सभी पावर खत्म हो जाएंगी। तो देखो अब पावर को खत्म करते हैं, तो क्या बचेगा यहाँ पर 2 दूनी 4 यानी 2 2r, उसके बाद साइन थीटा अपॉन में 2, ये होता है सिंपल सी बात विस्थापन। ये आपका निकले आया विस्थापन 2r साइन थीटा अपॉन में 2। ओके, यहाँ तक क्लियर? देखो 2 दूनी 4 होते हैं, 4 का कितना होता है 2 होता है, तो अंडर रूट हट जाएगा,
उसके बाद स्पेस अंडर रूट हट जाएगा और स्पेस अंडर रूट हट जाएगा, साइन उसका थीटा पे थे, सिंपल सी बात है। डेल आर इक्वल टू आर साइन थीटा अपॉन में 2, ये होता है डिस्प्लेसमेंट। यहाँ तक क्लियर। डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट कितना आया था, डिस्प्लेसमेंट आया था डेल आर बराबर में 2r साइन थीटा अपॉन में 2। यहाँ तक क्लियर। अब डिस्टेंस निकालनी है आपके लिए, तो वही एक फॉर्मूला लगेगा किसका, कोण का। कोण बराबर में चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर में चाप बटे त्रिज्या होता है इसका फॉर्मूला। यहाँ तक क्लियर। अब कोण थीटा होता है, चाप कितनी है, चाप मैंने आपके लिए बताया था ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, तो दूरी में आपके लिए कितना मान लूं, कोई डी मान लूं, कोई दिक्कत, दूरी डी मान ले, यहाँ आप ए भी मान सकते हैं, और त्रिज्या कितनी है आर, आप इसका गुणा कराइए तो डेल आर बराबर में डी आ जाएगा, ये हो जाएगी इसकी दूरी। या आप इसे भी ऐसे सिंपल तरीके से लिख सकते हैं, डी बराबर में आर थीटा। ओके, ये भी इसका दूसरा आ गया दूरी का फॉर्मूला। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट और दूरी का फॉर्मूला ये होगा डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद दूरी का कितना है, डी बराबर में कितना, आर थीटा। ओके, ये है आपका डिस्प्लेसमेंट का। उसके बाद ये है डिस्टेंस का। तो यहाँ तक क्लियर। इन फॉर्मूले को आप अपनी कॉपी में नोट कर लें जल्दी से जल्दी। ओके, जल्दी से जल्दी। ठीक है, अब यहाँ पर होता है आपका ये टॉपिक क्लियर। ओके, तो ये टॉपिक क्लियर हो गया आपका ये फॉर्मूले की हेल्प से। आई होप आपको यहाँ तक क्लियर होगा ये पूरा कॉन्सेप्ट। अब मैं मिलूंगा नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, जय।